जैसा कि आपको पता है कि 2025 में हमारा ईएमआरएस का फेज 2 का पेपर होने वाला है। तो 2025 में एग्जाम देने से पहले हमें पीवाईक्यू देखनी बहुत जरूरी है कि हमारे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर में 2023 का पूरा पेपर मैं अभी आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ एक साथ, जहां पे कंप्लीट क्वेश्चंस आप देख एनालाइज कर सकते हैं कि पेपर का पैटर्न का लेवल कैसा होगा और आपका जो लेवल है वो कहां पर मैच करता है। और इसके अलावा मैंने कंप्लीट यहाँ पर आपका बैच भी लॉन्च कर दिया है ईएमआरएस का, जहां पे कंप्लीट जनरल पेपर और आपके कॉमर्स पेपर दोनों की स्टडी कराई जाएगी। और क्योंकि वुमेन्स डे का ऑफर चल रहा है तो बहुत लोवेस्ट प्राइस पर ये कोर्स जो है अवेलेबल है। मेरा नंबर स्क्रीन पे नीचे दिया गया है, आप इस पर मुझसे मैसेज करके कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन पे यहाँ पर आपके टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स लिमिटेड परचेस मशीनरी फ्रॉम द उषा एंड कंपनी फॉर 4 लाख। द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय द 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। चलिएगा अमाउंट बताइएगा। हाँ जी, आंसर कीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि डिबेंचर के अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। ठीक है, डिबेंचर के अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा आपको ये निकालना है। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, तो मशीनरी की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका 4 लाख, तो यहाँ पर मैंने 4 लाख लिख दिया। और इशू प्राइस से क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। लोगों ने ऐसा सवाल पहले भी कई बार बनाया है। ये 4 लाख हो गया और 20% डिबेंचर है, क्या है, डिस्काउंट है, मतलब कि आपका 80 हो जाएगा, है ना। डिस्काउंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 4 लाख बाई 80, इसको जब सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, यानी कि ये हो गया 5,000। और डिबेंचर 100 ईच है, तो यानी कि 5,000 इंटू 100 ईच करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट हो जाएगा, उसके अकाउंट में जो क्रेडिट हो जाएगा ये 5 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 5 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा डिस्काउंट पे था तो ये 80 हो गया और 80 से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर को लाने के लिए, मशीनरी वैल्यू डिवाइड बाई आपका इशूड प्राइस। और अकाउंट में कितना अगर पूछता, अगर वो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, एक तो नंबर ऑफ डिवेंचर पूछता है और दूसरा कि डिवेंचर अकाउंट में क्रिएट कितना होगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर 5,000 हो जाएगा और अकाउंट में क्रिएट जो होगा वो मल्टीप्लाई 100 करने के साथ 5 लाख हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट। चलिएगा सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर आपका टूर्नामेंट फंड यानी कि एनपीओ का ये क्वेश्चन है कि एनपीओ का है कि आपका मार्च में हुआ 2,40,000 को डोनेशन रिसीव्ड हुआ, इसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इसको इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड हुआ और इसका इन्वेस्टमेंट कितना था। कौन सा अमाउंट ऐड होगा कौन सा अमाउंट लेस होगा इसको देख लीजिए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा बस आप ये देख लो, खाली इसमें ऐड और लेस करना और कुछ नहीं करना। अगर टूर्नामेंट फंड के बारे में मैं बात करूं, टूर्नामेंट फंड कितना है, 2,40,000 ये वाला अमाउंट है। डोनेशन रिसीव हुआ, डोनेशन कितना का रिसीव हुआ, डोनेशन उसको रिसीव हुआ 48,000 का। 48,000 इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। और उसको इंटरेस्ट भी तो रिसीव हुआ ना,
ठीक है, उसको इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ कितने का, तो 19,200 का उसको इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ उसको ऐड कर देंगे। टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200, 9, 8, 17, 4, 4, 8, 9, 10 और 3,07,200। ठीक है ना। अब इसमें से जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हमको माइनस कर देना होगा। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 54,004। देखिए आंसर कितना आ रहा है। हाँ जी, देखिए आंसर कितना आ रहा है। कहीं से आपका कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? यस, ये आपका आ रहा है। 12 में से 4 गया तो 800, यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे से 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना है 2, 2,58,800। और ये मेरे को ऑप्शन में दिया हुआ है सी, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस हमको दिया हुआ है 2,40,000। डोनेशन जो रिसीव हुआ है, जो भी रिसीव हुआ उसको ऐड कर देंगे, जो एक्सपेंडिचर है उसको माइनस कर देंगे, तो आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो न्यूमेरिकल देख के ना भागने का जो आदत है, देखो इसीलिए देखो कितने कम बच्चे क्लास में, जहां न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है ना वहीं भागना शुरू करते हैं। पेन पेपर लेकर बैठने में तो मेहनत लगता है, सॉल्व करना पड़ेगा। क्लास बोरिंग होता है क्योंकि पेन पेपर लेकर बैठना नहीं है, सॉल्व करने का मन करता नहीं है। इसीलिए मैं न्यूमेरिकल आप लोग को कराती ही नहीं हूँ। राजू है, जगबीर है और देवेंद्र है, 3 दोस्त है, 3 पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है। किसका, राजू का, जगबीर का और देवेंद्र का। 7:5:4 इनका क्या है, रेशियो है। देवेंद्र ने बोला कि गुडविल जो 3 साल का परचेस वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का एवरेज आपको दिया, तो यहाँ पर गुडविल आपको निकालना पड़ेगा। गुडविल आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एवरेज वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है ना। गुडविल कैसे निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट पता है, उसको नंबर ऑफ ईयर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कितना साल का निकालने बोल रहा है वो देख लेना है। यानी कि 57,400 प्लस 57,800 प्लस 48,000 प्लस 59,200 प्लस आपका 53,600। ये आपका 5 साल है ना, देखो तो 5 साल है, सबको ऐड ऐड करके 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। जब सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। नंबर ऑफ ईयर आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करो सॉल्व करो। वेरी गुड वेरी गुड। काफी लोग के एवरेज एवरेज प्रॉफिट सही आ गया है काफी लोगों का। नहीं, प्रगति थोड़ा सा मिसिंग है। बी आ रहा है ना, बी आ रहा है जिसका भी, वो देवेंद्र का शेयर निकालो अब। आप देखना कि न्यूमेरिकल में क्या होता है कि आधा आधा में भी जो भी आपका आंसर आएगा, हर स्टेप में जो आपका आंसर आएगा, हर वो ऑप्शन आपके क्वेश्चन में रहेगा। ये जानबूझकर होता है आपको कंफ्यूज।
चलिएगा, आइएगा बनाते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि इसको निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका। अगर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 55,000। ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 55,000। और नंबर ऑफ ईयर 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 0 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 16, तो 1,65,000। 1,65,000 हमारा क्या आ गया, ये 1,65,000 हमारा गुडविल आ गया। अब मेरे को पूछ रहा है कि देवेंद्र जब रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो देवेंद्र का शेयर गुडविल में कितना है। देवेंद्र का शेयर देखो 4 है, यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 9 9 10 16, यानी कि ये हो जाएगा 4/16। 4/16 इसका निकाल देंगे। 1,65,000 का 4/16 निकाल देंगे तो देवेंद्र का शेयर आ जाएगा। चलिएगा देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है। एक सेकंड जाइए, मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है। यस, ये 55,200 आएगा ना, ये 55,200 आएगा। और 55,200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,65,600 आएगा। इसका 4/6, हाँ यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। हाँ, इसका 4/6 निकालेंगे। अभी देखिए आंसर कितना आ रहा है। 16 का 16, 16 एकम 16 तो हो ही गया। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चुके 3। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपका 4 चौके 16, 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, है ना। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौके 16, 4 एकम 4, और हाँ 41,400 आ रहा है क्या इसका आंसर। इसका आंसर 41,400 आ रहा है क्या, और ये ऑप्शन में भी आपका दिया हुआ है। यस, 41,400 आ रहा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिएगा, बिल्कुल सही है। जिसका भी आंसर है आपका, यस, जिसका भी आपका आंसर आ गया है 41,400, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक्स और वाई का आपको पार्टनरशिप दिया हुआ है 3:2। चलो सॉल्व करो अपने से। यस, मतलब गुडविल का जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना, मतलब देखो न्यूमेरिकल ज्यादा है, आई एग्री, बट क्वेश्चन का लेवल नहीं है। इस लेवल का तो हम लोग तैयारी करते ही हैं। हम लोग गुडविल जो चैप्टर है उसमें 3 होता है, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखते हैं। 3 मेथड होते हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिएगा, यहां पर आपको जेड का कैपिटल बताना है। सॉल्यूशन भी भेजेंगे आप लोग, सभी लोग सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन भी भेजेंगे ताकि आप लोग कॉपी पेस्ट ना करें। चलिए, कुछ कुछ लोगों के आंसर आने शुरू हुए हैं। टोटल कैपिटल कितना है एक्स और वाई का, एक्स और वाई का टोटल कैपिटल कितना है।
देखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे टोटल कैपिटल का, आप लोग बनाइए, मैं एक एक लाइन लेकर चल रही हूँ, ये पूरा पेपर मेरे को सॉल्व करवाना है। टोटल कैपिटल अगर देखोगे तो 30,000 है और प्लस आपका 60,000 है, यानी कि 90,000 टोटल कैपिटल हो गया एक्स और वाई का, ठीक है ना। अब यहाँ पर बिफोर एडजस्टिंग के बारे में बात हो गया। अब रिवैल्यूएशन लॉस आपका 14,000 का है और आपका जनरल रिजर्व आपका 24,000 का है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो क्या है, अगर हम लोग एडजस्ट करेंगे तो रिवैल्यूएशन लॉस हमारा ऐड होगा कि लेस होगा, देख लो। रिजर्व ऐड होगा कि लेस होगा, देख लो। हाँ, इसको एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, चलिएगा। इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, आपका जब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो जो रेवेन्यू लॉस हुआ है, जो आपका लॉस हुआ है उसको हम लोग क्या करते, जो लॉस हुआ है उसको माइनस करेंगे और रिजर्व को ऐड करेंगे। तो 14,000 को हम लोग माइनस करेंगे, 14,000 को, और जो रिजर्व है उसको 24,000 को ऐड करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि 10 का डिफरेंस है, तो टोटल कैपिटल जो हमारा आ जाएगा वो 1,00,000 आ जाएगा, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के बाद कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर मैं लिखूंगी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद ये 1,00,000 आ रहा। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, मैं अब क्वेश्चन में चलती हूँ। कह रहा है कि अग्री टू गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये 1/5 देने के लिए अग्री कर गया, यानी कि हम निकाल देंगे, अगर जेड 1/5 देने को रेडी हो गया तो हमसे पूछ क्या रहा है। They admit Z and agree to give him 1/5 share of profit and Z will bring proportion the capital. Calculate the capital, calculate करना। अगर आपका Z का 1/5 है तो यानी कि रेस्ट कितना हो गया, रेस्ट आपका 4/5 हो गया। तो रेस्ट अगर आपका 4/5 है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। जब उल्टा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इंटू 5/4 आ जाएगा, है ना, इंटू 5/4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5,00,000 और 4,00,000, यानी कि 1,25,000। अब टोटल कैपिटल जो आ गया हमारा वो आ गया 1,25,000। लेकिन इसमें आपका बात हो रहा है किसका, हीज कैपिटल, यानी कि जेड के बारे में बात हो रहा है। टोटल कैपिटल मैंने निकाल लिया कि टोटल कैपिटल जो है वो 1,25,000 है, ठीक है ना, ये मैंने निकाल लिया। तो जेड का कितना शेयर है, तो जेड का शेयर देख लो, आपका यहाँ पर 1/5 है, यानी कि इसका 1/5 निकाल देंगे, सिंपल सा बात है। 1/5 पचम 25, ये आ जाएगा 25,000। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैं बता रही हूं तो बस मेरे को टाइम लग रहा है। हाँ बिल्कुल, टोटल कैपिटल अगर आपसे पूछेगा, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको टोटल कैपिटल पूछता है, ठीक है, अगर आपको टोटल कैपिटल पूछता है, ये 1,25,000 हो जाएगा। और आपको जेट्स कैपिटल अगर पूछता है तो ये 1,25,000 का 1/5, यानी कि पचम 25, यानी कि 25,000 आपका हो जाए। यहाँ पर 90,000 तो आपका टोटल कैपिटल हो गया। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो लॉस होगा 14,000, उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, और हमारा जो 24,000 रिजर्व है उसको हम प्लस करेंगे। डिफरेंस आ जाएगा इसका 10,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो आपका जो कोर्स है ना, इसका आज आखिरी डेट है। सिलेक्शन का कमिटमेंट सेल जो हमारा चल रहा है उसमें आपका बिहार एस्टेट और बीपीएससी, बहुत सारे बच्चे बिहार एस्टेट का बारे में भी सोच रहे हैं, और चांसेस है 80% से ज़्यादा चांसेस ये है कि ट्री 4.0 के पहले आपका बिहार एस्टेट हो सकता है। और अगर बिहार एस्टेट हुआ तो आपको तुरंत बीपीएससी देने का मौका 4 में मिल जाएगा। बिहार वाले तो भरेंगे ही, बिहार के बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डोमिसाइल के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और अगर आप देखोगे
तो 1499 इसका प्राइस है, जिसमें कि आपका दोनों ऐड रहेगा और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। और महापैक आपका चल रहा है जिसमें कि आपका ये ऐड हो जाएगा। जहां तक रहा ईएमआरएस का बैच का बात, तो बिल्कुल मैं ईएमआरएस का बैच लेकर आऊंगी, और जिसने महापैक लिया है उसको अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। महापैक में ही ईएमआरएस का जो बैच होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑफर आपका आज ही तक है, 15 फरवरी। आज 15 फरवरी है ना, ठीक है। आज 15 फरवरी है, 15 फरवरी तक ही ये आपका ऑफर है, जहां पर आपको 24 मंथ का, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ। यस, 24 मंथ का जो कोर्स है 1699 में मिल रहा है, और 36 मंथ का जो कोर्स है वो 2099 में मिल रहा है, यानी 3 साल का और 2 साल का। जिसको भी लेना है ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, और ना ही मेरे हाथ में प्राइस रहता है कि आप मेरे को रिक्वेस्ट करोगे और बोलोगे मैम कल तो इतना कम था, आज इतना ज्यादा हो गया। तो प्राइस मेरे हाथ में नहीं है, और इंडिविजुअल जिसको लेना है वो इंडिविजुअल कोर्सेज भी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, मैसेज कर लीजिए। चलिएगा आगे बात करते हैं। ट्री में तो आपका ट्री 3.0 में तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया। टोटल वैल्यू निकाला ना मैंने टोटल वैल्यू निकाला, टोटल कैपिटल निकालना, इसलिए 4/5 को 5/4 कर। चलिएगा, यहाँ पर बात हो रही है एनपीओ के बारे में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो अकरल बेसिस पर होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट जो होगा वो कैश बेसिस पर होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट, इजी वन सॉल्व कीजिए। नहीं, पूजा अब कुछ भी लेने की नीड नहीं है। जिसने महापैक ले लिया है आराम से बैठो, बस खाली महापैक को देखो, उसमें क्या क्या चीजें यूज करना सीखो। बहुत सारे उसमें एग्जाम्स हैं, एचपीएससी के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, सबका पीवाईक्यू है, सबका मॉक है, घूम घूम के लगाते रहो। हर वीकेंड पर मॉक टेस्ट लगाओ, हर एग्जाम के पेपर को सॉल्व करो। ई ट्रिपल एसबी का पेपर सॉल्व करो, एचपीएससी का पेपर सॉल्व करो, बीपीएससी का पेपर सॉल्व करो। ये मत देखो हम तो ये एग्जाम की तैयारी कर, नहीं, हर एक एग्जाम का पेपर सॉल्व। चलिएगा, यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है। परचेस है, कैरेज है, क्लोजिंग स्टॉक है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका सेल्स माइनस आपका सीओजीएस होता है। सेल्स आपको दिया है क्या? हाँ जी, क्वेश्चन में देखिएगा जरा कि आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है क्या। मेरे को दिख नहीं रहा है, किसी को दिख रहा है तो बताना। हाँ, सेल्स दिख गया। ये तो आपका, हाँ, क्वेश्चन में सेल्स मिसिंग है, रुक जाइएगा मैं इसमें लिख देती हूँ। क्वेश्चन में ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ हाँ हाँ, सेल्स ही मिसिंग है यहाँ पर। इसका सेल्स है, ऑफिशियल पेपर मैं देख ले रही हूँ, उसमें ऑफिशियल पेपर मैंने देखा है, इसमें यहाँ पे सेल्स आपका 2,40,000 है, ठीक है, इसको ऐड करो। चलो अब बनाओ, अब बनाइए आप लोग। पीपीटी बनाने में छूट गया है। सबके अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? डी डी सब आ रहा है।
मेरे को ये बताओ कि सीओजीएस कितना आ रहा है। मेरे को ये बताओ कि सीओजीएस कितना आ रहा है। आइएगा देख लेते हैं क्वेश्चन में और कुछ मिसिंग तो नहीं है। मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ। 2,40,000 हमारा सेल है, मेरे को सीओजीएस नहीं पता। सीओजीएस में फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है नहीं, मेरे पास परचेस है। परचेस कितना हो जाएगा? 1,80,000, है ना। मेरे पास क्या है? परचेस है। परचेस हो गया 1,80,000। मेरे पास कैरेज भी है, तो कैरेज में कुछ लिखा नहीं, लेकिन कैरेज तो है, यानी कि भाड़ा है। तो कैरेज यहाँ पर 12,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, यानी ये हो गया 12,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 24,000 है। जरा इसको सॉल्व कीजिएगा। 1,80,000 में 12,000 को ऐड कीजिए और क्लोजिंग स्टॉक 24,000 है, उसको माइनस कीजिए और मेरे को वैल्यू बताइए। वेरी गुड माही। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 1,92,000 और ये हो गया 24,000। जीरो का जीरो का जीरो, 12 में से 4 गया तो 8 और 8 में से 2 गया तो 6, यानी 1,68,000। कोई लॉस कैसे बोल रहा है? कहाँ से लॉस आ रहा है भाई? सीओजीएस तो आपका 1,68,000 ही सीओजीएस आ रहा है ना। अभी भी तो मेरे को सेल ज्यादा दिख रहा है, सेल हुआ है 2,40 का और सीओजीएस है 1,68 का। कहाँ से आपको दिख रहा है कि आपको लॉस हो गया? यहाँ पे तो सीधा है कि प्रॉफिट ही हो रहा है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो बस इसको माइनस कर दीजिए। अब 2,40,000 में से 1,68,000 जाएगा तो कितना बचेगा? जीरो का जीरो का जीरो, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 3 है, 6 6 12 और 1 13। तो ये कितना हो गया आपका? 72,000। कहाँ से 76 आप लोगों का आंसर आ रहा है? कुछ लोग 76,000 आंसर देकर बोल रहे हैं 100% सही है। नहीं, किसी ने बोला कि यहाँ पे तो ग्रॉस लॉस हो रहा है। हाँ, सब में बीएसटी पढ़ना है, ये हमारे एनवीएस केवीएस सब में पढ़ना है। ठीक है। 76,000 कहाँ से आ रहा है? मतलब कहाँ पर गलती कर रहे थे? यहाँ पे तो क्लियरली इजी क्वेश्चन है, 72,000 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर। डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर कितना से अधिक नहीं हो सकता है? जितना फोरफीचर का अमाउंट होता है ना। ओके, यहाँ पर 1 और 3 तो नहीं होगा, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। तो जितना आपने फोरफीचर आपने रिसीव किया है उतना ही आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। मतलब जितना पैसा आपके पास आ गया उतना ही पैसा आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा अगेन सॉल्व कीजिएगा। यस। अनिल है, विजेंद्र है, चारू है, 3 पार्टनर है। तीनों का रेशियो दिया हुआ है और विजेंद्र यहाँ पे रिटायर हुए हैं और अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर जो है वो 12,000 का है। तो आपको बताना है कि विजेंद्र का अमाउंट जो होगा कितना होगा और कैसे होगा। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सेंड कीजिए।
आप लोग एक दूसरे का कॉपी कर दे रहे हो आंसर, कोई फायदा नहीं होगा। जिसका भी सॉल्व हो जाएगा वो सॉल्यूशन भेजेगा। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड निखिल। एनके जायसवाल, आपका भी ठीक है। देखिएगा, अगर हम इसको देखेंगे, सबसे पहली बात कि आपका 60:40:20, ये 1:1:1 हो गया। और यहाँ पर आपका जो विजेंद्र का शेयर है वो कितना है, 40,000 है। और यहाँ पर अगर आपका 12,000 का अगर आपका कंप्यूटर है, तो 12,000 का भी तो 3 हिस्सा लगेगा, मतलब 4,000 एक होगा। तो कंप्यूटर में जो मिलेगा वो कितना होगा, वो प्लस 4,000 हो जाएगा, यानी कि 44,000। और यहाँ पर आपका कंप्यूटर में जो वैल्यू टेकन होगा, आपको वैल्यू जो मिलेगा वो 4,000, अब वैल्यू जो टेकन होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा टोटल 12,000। विजेंद्र के अकाउंट में कितना जाएगा, विजेंद्र के अकाउंट में चल जाएगा सिंपली 32,000। 32,000 हमको ऑप्शन में दिया हुआ भी। हाँ, वो तीनों में आपका जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुभम बिल्कुल सही है। ओएस मैंने आपका देखा नहीं, ठीक है, चलिएगा। 32,000 जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी 32,000 आया है वो बिल्कुल आपका सही है। दोनों तीनों तरीके से आप बना सकते हैं, आप उसको ऐड करके भी निकाल सकते हो। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12,000 तो गया है ना टोटल, टोटल 12,000 का अमाउंट तो गया है ना उनके पास से। 4,000 ऐड होगा, 12,000 जाएगा। एबीसी जो है ना वो पार्टनर्स है, और उनका रेशियो क्या है, 3:2:1। ठीक है, उनका रेशियो क्या है, 3:2:1। आप लोग इतना अधिक टाइम अगर लोगे एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, मेरे को 70 क्वेश्चन बनाने हैं, और 70 क्वेश्चन में आप लोगों ने 40 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन बनाए, तब तो फिर मैं आज पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगी, इतना अगर अधिक टाइम लोगे आप। थोड़ा सा या तो फास्ट चलो, या तो फिर मैं बना देती हूँ, आप छोड़ दो, या थोड़ा सा फास्ट चलिए, है ना। चलिएगा, एबीसी का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। बी रिटायर कर रहे 40,000 से, और उसने क्या किया, एक्वायर किया ए से 24,000, और सी से उसका शेयर जो है वो एक्वायर किया। अब इस केस में इसकी जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहली बात अगर देखोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1 आपका दिया हुआ है। बी रिटायर किया है तो उसके पास कितना है, 40,000, उसने ए से लिया है 24,000, ठीक है। यानी उसके पास टोटल कितना हो गया, टोटल उसके पास अगर हो गया 40+24, है ना, 40+24, यानी कि 64,000 जो है वो टोटल शेयर उसके पास हो गया। अब यहां पर आपके पास अगर ए के पास टोटल हो गया, बी के पास अगर आप देखोगे 64,000 हो गया, और उसका शेयर कितना है, ए बी सी का 3, 2, 5, 1, 6, यानी कि 2/6। ठीक है, चलिएगा सॉल्व कीजिए। ठीक है, पूरा बनाऊं मैं कि बन जाएगा ये, मैं वर्बली इसको एक्सप्लेन कर दूं। हाँ जी, मैं वर्बली एक्सप्लेन कर दूं। बी का जो शेयर हो जाएगा, उसने 40,000 लिया और ए से लिया, ठीक है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा,
3+6 हो जाएगा। ए का रेशियो क्या है, 3+6 है, प्लस आपका 2/6 हो जाएगा और इनटू आपका 5/8 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ए का शेयर देखेंगे तो 34/48 हो जाएगा, और वैसे ही अगर हम लोग 17/24 हो जाएगा, और अगर सी का शेयर देखेंगे तो 17/24 हो जाएगा। ठीक है, तो 17/24 और 7/24, इसका जो आंसर आएगा वो 17:17 है। ठीक है, आपका किसका शेयर पूछ रहा है, ए और सी का शेयर बस आपका पूछ रहा है। बी रिटायर हो गया, बी का जो अमाउंट है उसको आप छोड़ दीजिए। अब ए का और सी का शेयर निकालिए। ए का जो आपका शेयर आएगा वो आपका आ जाएगा 17/24, और सी का जो शेयर आ जाएगा वो 7/24, 24 कट जाएगा, 17:7 जो होगा वो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये जो सिंपल क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में चलते हैं। क्रेडिटर्स दिया हुआ है बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स का वर्थ आपको दिया हुआ है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपको दिया हुआ है। अब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा या डिसोल्यूशन जब फर्म होगा तो कितना अमाउंट क्रेडिटर को पे किया जाएगा ये आपको बताना है। चलिएगा सॉल्व कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, चलिएगा इसको सॉल्व कीजिए कि क्रेडिटर के अमाउंट में कितना पैसा जाएगा, आराम से बनाइए। देखिएगा, क्रेडिटर का टोटल अमाउंट आपको 50,000 दिया हुआ है बैलेंस शीट में। 10,000 अग्री टू एक्सेप्ट एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 8,000 इन द फुल सेटलमेंट, और जो रिमेनिंग क्रेडिटर है उस पर आपका 5% लेस अमाउंट आपका कैलकुलेट किया। तो टोटल क्रेडिटर मेरे पास कितना है, अगर हम बात करेंगे टोटल क्रेडिटर का, वो मेरे पास कितना है, वो मेरे पास है 50,000। ठीक है, उसमें आपका 10,000 एक्सेप्ट किया गया है 8,000 फुल सेटलमेंट के लिए। तो रिमेनिंग कितना बचा, यानी कि 10,000 जो है उसमें से आपका फुल सेटलमेंट के लिए आपका किया गया, यानी कि रिमेनिंग जो आपके पास बचा वो 10 गया तो 40,000 बचा। उसमें 5% लेस अमाउंट है, यानी कि इसका 5% आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 40,000 का 40,000 का मैं क्या करूंगी, 5% निकालूंगी और उसको लेस भी करना पड़ेगा। लिखा है 5% लेस अमाउंट, तो 5% कितना हो गया, 5 चौके 20, ये हो गया आपका 2,000। 2,000 जब हम लोग माइनस कर देंगे तो क्रेडिटर को डिसोल्यूशन के समय कितना पे किया जाएगा, क्रेडिटर को डिसोल्यूशन के समय पे किया जाएगा 38,000। बस काम खत्म। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बिल्कुल निखिल सही है, शिवानी सही है, माही सही है, उपेश ठीक है, विकास राजपूत ठीक है, ठीक है, अंकिता ठीक। यस, यहाँ पर आपका टोटल क्रेडिटर दिया हुआ है और 10,000 का वो अग्रीड कर रहा है कि अनरिकॉर्डेड के लिए 10,000 मैंने माइनस किया तो 40,000 आया। 5% लेस है तो 5% आपका आ जाएगा, 5 चौके 20, 2,000, और उतना ही अमाउंट जो होगा वो क्रेडिटर को पे किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 38,000। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सॉल्व कीजिए। 10% डिबेंचर है 1,60,000 का, इशू किया गया वेंडर को। कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स कितना है, 2 लाख। बैलेंस कितना है, 40,000। तो ये कौन से अकाउंट में क्रिएट किया है,
ये तो सिंपल है। आंसर कीजिएगा। टोटल एसेट्स कितने का है? 2 लाख का है ना? टोटल कितने का है? 2 लाख का है। डिवेंचर में गया 60 और बैलेंस में गया 40। इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री क्या बनेगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट आपका 2 लाख, ठीक है। उसके बाद टू डिबेंचर, टू डिबेंचर आपका बन जाएगा 1,60,000। और जो ये 40,000 बैलेंस है तो हम क्या दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे टू कैपिटल रिजर्व। क्या दिखाते हैं? टू कैपिटल रिजर्व 40,000, ये इसकी एंट्री बनती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो कैपिटल रिजर्व इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज अ क्रेडिट बैलेंस? किसका क्रेडिट बैलेंस होता है? देख लो किसका क्रेडिट है, किसका डेबिट है। यस, वेरी गुड। परचेस रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? परचेस रिटर्न कहते हैं। अगर परचेस का पूछेगा बैलेंस तो ये डेबिट होता है, और अगर परचेस रिटर्न पूछेगा तो ये क्रेडिट होता है। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। डी क्यों आंसर कर रहे हो? डी जो है ना, रिटर्न इनवर्ड, ये आपका सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न है, और सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो डेबिट हो। ओके, 24 नंबर। न्यूमेरिकल खत्म हो गया क्या? आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ पर कौन से अकाउंट के बारे में बात हो रही है, कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है? कि आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिस सेम रखना है, यानी सेम मेथड यूज करना है। यही हमको कहता है कंसिस्टेंसी। जो आप मेथड यूज कर रहे हो उसी को आप ईयर टू ईयर क्या करो, यूज करो। तो कंसिस्टेंसी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स। चलिएगा, एटलीस्ट 2 या एटलीस्ट 3। देखिएगा, कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, वो कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा। तो एटलीस्ट 2 होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1। मैक्सिमम 3 या मैक्सिमम मैक्सिमम 2 नहीं हो सकता है, और मैक्सिमम आपका 3 से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। और एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगा तो वो कम से कम 2 अकाउंट को तो अफेक्ट करेगा ही। 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा, आगे बात करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट। चलिएगा,
न्यूमेरिकल, अरे देखो भाई एक चीज और ध्यान में रखो, अगर आपको लग रहा है कि अब मम्मी मम्मी बोल रहे कि मैम हमारा एक दो न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, 100 में आपको 100 नहीं लाने हैं और ना ही आपका 70 में 70 आएगा, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। कुछ एक आध दो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, अगर आपका थ्योरी पार्ट वीक स्ट्रांग है तो यहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। ये सब क्वेश्चंस तो आपसे बनेंगे ना, 70 में तो 70 वैसे भी किसी का नहीं आता है। तो मान लो कि आपके 15 न्यूमेरिकल है या 10 न्यूमेरिकल है, तो कम से कम 7-8 तो बनेगा। और जो बहुत टफ होगा या आपने नहीं पढ़ा है वो आपसे नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कीजिएगा, अंश आ जाएगा। यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होगा वो कंजर्वेटिज्म हो जाएगा। कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल कहता है कि फ्यूचर में जो भी लॉस होगा उसके लिए आप क्या रखो, आप प्रोविजन रखो। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट बनाइएगा। यहाँ पर कैपिटल कितना है 31 मार्च को, आपको ये बताना। चलिएगा सॉल्व कीजिएगा कि एरिया देख लो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन। एक एनपीओ का क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल, है ना, पार्टनरशिप से न्यूमेरिकल आया, गुडविल से न्यूमेरिकल आया, तो इसको अपने को कवर करना पड़ेगा। सिंपल फंडा यही है अपना कि जहां जहां ने तुमने पाव रखा है ना वो जमीन हम कुरेत देंगे और पूरा आंसर सॉल्व करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्वेश्चन जहां जहां पैर रखेगा ना वो जमीन पूरा कुरेत देना है आपको। चलिएगा इसको बनाइएगा। इसमें क्या करना है, बस ऐड और लेस करना है आपको। मैं ऑलवेज पूछती हूँ ना कि ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, मैं हमेशा ये पूछती हूँ। अब जो पूछती हूँ उसी को बस प्रैक्टिकल अप्लाई कर लो तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये सबसे बन जाएगा। यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एट द बिगिनिंग 90,000 है, आपने 28,000 विड्रॉ कर ली। विड्रॉ कर लिया तो क्या करोगे, ऐड की लेस देखो। लेकिन आप लोग अपना अटेंडेंस देख रहे हो, है ना, आप लोग देख रहे हो ना अपना, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है। और मैं क्यों नहीं न्यूमेरिकल कराती हूँ आपको समझ में आ गया होगा ना कि आप लोगों का कितना नेगेटिव अप्रोच है न्यूमेरिकल को लेकर। चलिएगा यहाँ पे टोटल कितना है आपका 90,000 है और आपने विड्रॉ किया कितना 28,000। ये क्या हो गया, इसी को तो ड्राइंग बोलते हैं ना, आपने पैसा निकाल लिया तो 28,000 आप माइनस कर लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका होगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका 4,000 है। याद कीजिएगा मैं पूछती भी हूँ आपसे कि ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, तो ये जो 4,000 होगा ये भी आपका क्या होगा, माइनस होगा, है ना। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, नहीं 10,000 है ना, ये 10,000। यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितना होगा, 10,000, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो अगर 90 में से 2810 यानी कि 38 चला गया तो कितना बचा, ये 90 में से 38 गया हमारा, 90 में से 38 गया तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर बचा आपका 8, 8 में से 2 गया तो 5, 52,000। ठीक है, ये हो गया 52,000। अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ऐड हो जाएगा, तो आपका 4,000 ऐड हो जाएगा, तो हम 4,000 यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको प्रॉफिट भी हुआ है 30,000 का, तो प्रॉफिट भी तो हमारा कैपिटल में ऐड ही होता है, ये सारा काम कैपिटल में ही होता है। तो प्रॉफिट भी कितना होता है, 30,000 हमारा ऐड हो जाएगा। 4 2 6 7 8 9, ये कितना आ गया आपका, ये टोटल आपका आ गया 4,000 इधर और 36,000 इधर, ये आपका आ गया 86,000, है ना। 86,000 यहाँ पर आपका आंसर आ गया। कुछ लोग 52 बोल रहे हैं, 52 तो नहीं आएगा, 52 के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो ऐड करोगे ना, तो 4 2 6 और आपका 5 3 8, हाँ 86,000 इसका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 में ये गिवन भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में ये आपका गिवन भी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। That portion of the share capital which cannot be called up except on the winding up,
यानी कि कौन सा सिर्फ वाइंड अप के समय बुलाते हैं, ऐसे बुलाते हैं लेकिन जाने का नहीं, सिर्फ वाइंड अप में जाने का। यस, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। अब देखो यहाँ पे दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, रिजर्व भी दे दिया है और कैपिटल रिजर्व भी दे दिया है। तो कैपिटल रिजर्व तो स्टार्टिंग में रखते हैं, पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। रिजर्व कैपिटल जो होता है पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, चलिएगा हम लोग किसके लिए इसका यूज करेंगे, हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज किसके लिए करेंगे, तो रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर के लिए नहीं करते हैं, कमीशन के लिए भी नहीं करते हैं, डिविडेंड के लिए तो कतई नहीं करते हैं। डिविडेंड तो प्रॉफिट होगा तभी करेंगे। यहाँ पर आंसर क्या होगा, इशू ऑफ बोनस शेयर। आंसर क्या हो जाएगा, इशू ऑफ बोनस शेयर। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। हाँ, और फुल्ली बोनस शेयर, पार्शियली भी नहीं होगा, फुल्ली होगा, अपने को ये भी ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बन जाएगा आप लोगों से। पूरा पैटर्न होता है अंकिता, पैटर्न देखिए जाके ईएमआरएस का। चलिएगा बन गया, सभी मैक्सिमम लोगों का बन गया। यहाँ पर आपका सी का 1/6 है और ए का और बी का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6/10 और 4/10। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सी का 1/6 है, ये 5/6 और ये 5/6, इसका आंसर कितना हो जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे, 5/6 और 6/10 को सॉल्व करेंगे, 5 छके 30 और 5 चौके 20, 30 और 20 हो गया, 30/60, 20/60, और सी का तो 1/6 है, इंटू 10 कर देंगे तो 6/60 इसका भी आ जाएगा। तो 3:10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको आराम से। हाँ, यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, वही मैंने बोला कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, 3:2:1, इसका आंसर आ गया। आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 10/60 ठीक तो लिखा हुआ है ना। हाँ, 10/60 ठीक लिखा हुआ, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10/60 आ जाए। चलिएगा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। शेयर कैपिटल अकाउंट कौन से अकाउंट से डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट याद कीजिएगा, हमेशा हम लोग बात करते हैं कि आपका कॉल्ड अप पेड अप फेस में क्या डिफरेंस होता है। कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है वो कॉल्ड अप वैल्यू से हमारा डेबिट किया जाता है, जितना कंपनी ने कॉल किया उसी से क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर
चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। जो 6% सोच रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, 6% जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। चलिएगा नेक्स्ट, कितने न्यूमेरिकल किए होंगे हम लोगों ने, अभी मैंने काउंट नहीं किए। EMRS का जिसके पास पुराना पेपर होगा ना शेयर कर देना, तो मुझे खोजना पड़ेगा, किसी ने खोज के रखा होगा तो भेज देना, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा मेरा। यस, यहाँ पर क्या होगा कि जब सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी किया गया तो सेल्स अकाउंट आपने क्रिएट कर दिया, तो गलती से आपने किया सेल्स अकाउंट क्रिएट, ये कौन सा अकाउंट होगा, तो ये आपका हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आप रेवेन्यू और कैपिटल के बीच का डिफरेंस को समझ नहीं पाए। यस, तो यहाँ पर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड इज पेड एज द परसेंटेज ऑफ, 10 न्यूमेरिकल कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, नहीं 10 नहीं किया होगा, 10 से कम ही होगा, हो भी सकता है 10, ध्यान नहीं दिया मैंने। डिविडेंड इज पेड एज द परसेंटेज ऑफ, डिविडेंड हम लोग किसके परसेंटेज के बेस पर देते हैं, तो पेड अप कैपिटल के बेस पर, किसके बेस पर, तो पेड अप कैपिटल के बेस पर। चलिएगा, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको 50 और 100 दोनों ऑप्शन में दे दिए, जब दोनों ऑप्शन में देता है ना तो फिर दिमाग का अंटीना खड़ा कर लेना कि भाई कौन सा आंसर होगा। न्यूमेरिकल के अलावा आप देखोगे तो ऐसा कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं है जो अपने से नहीं बन रहा है ना। कोई भी, जैसे कि किसी का न्यूमेरिकल अगर वीक है तो एक आध, मतलब 10 में से शायद ही 2-3 न्यूमेरिकल आपके नहीं बने होंगे, पर थ्योरी देखो हर एक क्वेश्चन आपसे बन रहा है, देख रहे हो। तो पेपर का लेवल बैलेंस आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ बहुत ज्यादा इजी, नहीं, वो मॉडरेट करेगा, एक पार्ट इजी रहेगा एक पार्ट टफ टफ रहेगा, ऐसा पेपर रहता है। अगर मैक्सिमम मेंबर पूछ रहा है और एज पर द कंपनीज एक्ट पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा। जब आपसे रूल 464 पूछेगा ना, रूल 464 पूछेगा तभी मुंह खोलना है 100 के लिए, ये तो बिल्कुल मुंह को बंद करके रखना है भाई, 50 तो 50, ठीक है। यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, 50। यस एग्जैक्टली, वही मैं बोल रही हूं कि थ्योरी पोर्शन बहुत इजी है। अब किसी को, अब क्या होगा ना, अब देखो ये हो जाएगा, अगर आप एग्जाम में गए और आपको स्टार्टिंग के 10 न्यूमेरिकल मिले, वहीं पर आपका एग्जाम का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म, और एक बार कॉन्फिडेंस खत्म ना, उसके बाद आपसे आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, आपको लगेगा अरे यार 10 क्वेश्चन मेरा नहीं बना, मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बना, मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बना, और वहां जो मोरल डाउन होगा वो पूरा पेपर आपका खराब कर दे। इसीलिए मेंटली साइकोलॉजिकली आपको सोचना बहुत जरूरी है, और साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर स्टार्टिंग के 10 अगर आपके टफ है तो बाद के आने वाले क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन ईजी रहेंगे। तो आपको दिमाग में भी ये साइकोलॉजी को रखना पड़ेगा, तब कॉन्फिडेंस आपका एक जगह पर आ पाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि बैड डेट आपका रिकवर्ड हो रहा है, जब रिकवर्ड होगा तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, लेकिन डेटर अकाउंट नहीं होगा, बैड डेट अकाउंट होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पीएल में क्यों इसको डाल रहे हो, ठीक है। यस,
ये बैड डेट रिकवर्ड हो जाएगा हमारा क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, पैसा आ रहा है ना, क्रेडिट साइड जाएगा आपका पीएल में। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। The amount payable to the retiring partner on the account of adjustment of goodwill debited to the capital account of continue partner। यानी कि यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जो होगा वो किस रेशियो में, तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, ठीक है, या रिटायरिंग पार्टनर है, तो गुडविल जो है वो हम लोग किस रेशियो में देंगे, बाकी के पार्टनर को मिलेगा गेनिंग रेशियो में, है ना। बाकी के पार्टनर हो रहे हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, यानी एक पार्टनर रिटायर कर रहा, तो अगर एक पार्टनर जाएगा तो बाकी का तो रेशियो बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इट शुड बी गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी होना चाहिए। जब रिटायरमेंट होगा तो गेनिंग रेशियो, और जब कोई नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे 3 इज द करेक्ट आंसर। एमआरएस का नेगेटिव मार्किंग याद नहीं आ रहा है, पेपर का देखना होगा। किसी को याद है तो बता दो, याद नहीं आ रहा है। केवीएस में तो नेगेटिव है, G3+SB में नेगेटिव है, आरपीएससी में नेगेटिव है, एमआरएस का याद नहीं आ रहा। चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है ना नेगेटिव। ठीक है, एक बार देख लेंगे, केवीएस में है, केवीएस में तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेस का डेबिट बैलेंस होता है, आगे देखने की जरूरत है क्या, लेकिन यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल भी तो है, परचेस भी है और बिल रिसीवेबल भी है, ये दोनों का तो डेबिट बैलेंस होता है। परचेस का डेबिट बैलेंस होगा, बिल रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होगा। आउटस्टैंडिंग है, अच्छा क्रेडिट बैलेंस पूछा है ना, हाँ तो 3 हो जाएगा। पैसा जो बकाया है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोपराइटर होता है, ठीक है। अगर एडिशनल कैसे, कैपिटल का मतलब कि हमने 10 लाख से बिजनेस को स्टार्ट किया, तो अगर 10 लाख से बिजनेस को स्टार्ट कर दिए तो आगे चलकर हम लोग बिजनेस में पैसा ऐड कर भी सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं। अगर पैसा निकालते हैं तो ड्रॉइंग हो जाता है, और पैसा लगाते हैं तो उसी को बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो अगर आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आपका क्या होगा, यस यहाँ पे इक्विटी नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा यहाँ पर अगर बिजनेस में पैसा हम लगाते हैं तो हमारा एसेट्स बढ़ता है और साथ में लाइबिलिटी भी बढ़ता है। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों हमारा इंक्रीज करेगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर। इसकी एंट्री याद रखिएगा, जब भी बिजनेस में लगाते हैं पैसा, नॉर्मली कैपिटल लगाते हैं, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है कि नहीं होता, एंट्री याद है ना सभी को।
हाँ, एंट्री याद है ना कि हम लोग कैश अकाउंट डेबिट तो कैपिटल अकाउंट होगा, तो हमारा एसेट्स भी बढ़ेगा और हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, यस, कौन सा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा आपसे पूछ रहा है, तो पार्शियल ओमिशन अफेक्ट करता है, कंप्लीट ओमिशन नहीं करता है। कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, कंपनसेटिंग भी नहीं करता, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं करता, तो ओनली आंसर 1 हो जाएगा। एक बार स्कोर बताओगे? टोटल 70 क्वेश्चन होता है, हम लोगों ने 40 पूरा कर लिया एकदम लाइन से। अब मेरे को बताओ आपका स्कोर क्या है? अब मेरे को बताओ कि आपका स्कोर क्या है? 40 में कितने सही है? थर्टी सिक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तब तो लग रहा है EMRS क्वालिफाई कर गए आप लोग। 40 में 36 अगर सही है, तो आगे और सही होगा, तब तो EMRS आप क्वालिफाई कर गए। चलिएगा, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ना इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो भी लोग लेट ज्वाइन किए हैं, कि ये महाकुंभ का सेल टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, जिसका आज ही लास्ट डेट है ना। इसका लास्ट डेट जो है ये आपका आज ही है, और इसमें आपका जो कोर्स का प्राइस है वो है आपका 24 मंथ का जो कोर्स है वो 1699 का है, और 3 साल के लिए अगर आप ले रहे हैं तो ये आपका 2100 का है। और इसमें ये सारे एग्जाम्स जो है इंक्लूडिंग आपका EMRS ये भी आपका ऐड हो जाएगा। कोई अगर रेलवे दे रहा है तो रेलवे का पेपर भी इसमें आपका ऐड हो जाएगा। TSSB, UP TGT PGT, BPSC, एस्टेट नहीं मिलेगा, KVS, RPSC, महापैक में ये सब कुछ ऐड होगा। सिर्फ आपका ऐसा नहीं कि कॉमर्स होगा, इसमें आपके जनरल पेपर भी ऐड होंगे। हर एक एग्जाम का PYQ आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। हर एग्जाम में आपको 5 मॉक टेस्ट है। 5 DSSB में है, 5 UP में है, 5 BPSC में है, उसके बाद 5 KVS में है, RPSC में भी है। तो ऐसे आपको सॉल्व करने के लिए अच्छा खासा MCQ बंचेस ऑफ मिल जाएगा। तो पहले तो आपको लाइव, यहाँ पे लाइव क्लासेस भी आपको मिलेगी। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको, और उसके बाद PDF नोट्स मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज, ताकि आप नोट्स आराम से सेव करके रख सको, या नोट्स बनाना है तो बना भी सकते हो। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए MCQ। तो मतलब जो भी चाहिए तैयारी करने के लिए वो सब कुछ अवेलेबल है, और वो भी 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आपका 2099, मान लो कि 2100 आपका लग रहा है, ठीक है, ले लीजिएगा। फिर इतना कम ऑफर आएगा आपका इस मंथ के एंड में, तो नेक्स्ट 15 डेज में प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहेगा। मैं अभी से बता दे रही हूँ, बहुत ज्यादा हाई मतलब जस्ट प्राइस डबल रहेगा इसका, जस्ट डबल या मोर देन डबल। तो लेट मत करना, और आज ही इसका लास्ट डेट है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फिर मेरे को मैसेज मत करना आप लोग। 15 फरवरी आज लास्ट टाइम है इसका, 12 बजे से पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने 41 नंबर क्वेश्चन पे, सॉल्व कीजिए। चलिएगा, आंसर कीजिएगा। मैंने बोला कि एस्टेट का प्राइस इतना ज्यादा कम हो गया है, बहुत ही ज्यादा कम हो गया।
हाँ, ईएमआरएस भी रहेगा उसमें। अभी ईएमआरएस का मैंने कोर्स लॉन्च नहीं किया है, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही लॉन्च करूँ। चलो, सीओजीएस आपको दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, ये भी दिया, परचेस निकालना है आपको। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, फॉर्मूला में डाल दूंगी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 1,61,400 और ओपनिंग स्टॉक है 11,600, परचेस का परचेस, क्लोजिंग स्टॉक है 12,000। इसको सॉल्व करके आंसर बता दो। हाँ जी, इसको सॉल्व करके आंसर बता दो। अच्छा, बहुत क्लोज ऑप्शंस है, थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा। बहुत क्लोज ऑप्शंस है तो ध्यान दीजिएगा। रिचा शर्मा फिर से एक बार देखिए, रीना फिर से एक बार देखिए। प्लस माइनस में अगर गलती होगा तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर तो आते हुए क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। ये आपका 12,000 यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। 12,000 प्लस होगा तो ये 400, 2, 1, 3, 6, 1, 7, 1,73,000 है ना, 1,73,400। 1,73,400 में से सिंपली 11,600 माइनस कर देंगे। 14 में से 6 जाएगा तो 800 होगा ना। फिर कैसे आप लोग का 1,61,000 आंसर आ रहा है? इसका आंसर आएगा 1,61,600, 800, यानी कि आंसर बनेगा 3। ये आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा 3। चलो आगे बात करते हैं। विच सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस प्रोवाइड्स बेनिफिट इन टैक्स? टैक्स का बेनिफिट किसमें मिलता है? यस, हम हमेशा बोलते हैं कि डिबेंचर इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि डिबेंचर इज अ चीपर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। क्यों? क्योंकि डिबेंचर पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टैक्स हो जाएगा, मतलब डिबेंचर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिएगा। द वर्ल्ड बिगिन इट्स ऑपरेशन इन, वर्ल्ड बैंक बिगिन अपना ऑपरेशन उसने कब शुरू किया? एक तो होता है वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड, एक वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश कब हुआ वो बताओ, और उसने अपना काम करना कब शुरू किया ये बताओ। नहीं नहीं, स्टैब्लिश हुआ था 1944 में और उसने काम करना शुरू किया था 46 में। 1944 में ये आपका स्टैब्लिश हो गया था, स्थापना हो गई थी, और काम करना शुरू जो किया इसने ये जून 25, है ना, 25 जून, डेट भी लिख लो, 25 जून 1946 को इसने काम करना शुरू किया था। तो आंसर 1 होगा, और किसी का भी आंसर सही दिख नहीं रहा है। हाँ जी, अधिकतर लोग डी आंसर कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट करते हो क्या आप लोग? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सबके दिमाग में एक ही आंसर होगा? कॉपी पेस्ट करते हो आंसर? नहीं, एनके जायसवाल, ये क्वेश्चन आपका एचपीएससी में भी आया है, जहां पे रिटेन्ड अर्निंग और डिबेंचर दोनों आपको दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पर क्या होता है कि चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस हम लोग किसको बोलते हैं? डिबेंचर को। और रिटेन्ड अर्निंग को हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। दोनों के क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। ठीक है,
HPSC का पेपर सॉल्व कीजिएगा 2023 वाला, तो उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिएगा सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? हाँ विकास, अगर आपका सही है तो वेरी गुड। चलिएगा, ओल्डेस्ट हम लोग जानते हैं, हमेशा हम लोगों ने कई बार इसका क्वेश्चन अपना रेगुलर क्लास में किया है। आप देख रहे हो कि जो मेरा डेली का जो क्लासेस होता है, जो आप डेली का क्लासेस करते हो, उस क्लास से कितना क्वेश्चन मैच कर रहा है आपके पीवाईक्यू में। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया कि अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक ऐसा लेवल आएगा अपने लाइफ में कि हमारा हर एक क्वेश्चन ही हमसे फेमिलियर हो जाएगा। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है वो सबसे पुराना हमारा होता है। अब पब्लिक कंपनी के अंदर आपका डिपार्टमेंटल, गवर्नमेंट और आपका स्टेटरी तीनों आपके आ जाते हैं। ठीक है, वन इज द करेक्ट आंसर। आरटीजीएस का मिनिमम अमाउंट कितना होता है? आरटीजीएस का मिनिमम अमाउंट कितना होता है? हाँ प्रेरणा, देखते हैं इस बार वीकेंड को बनाते हैं। प्रेरणा ने मुझे एस्टेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। आज से लगभग कितना दिन हो गया प्रेरणा? 4-5 महीने पहले हो गए कि एस्टेट में जितने भी क्वेश्चंस थे, लगभग कॉमर्स के कितने क्वेश्चंस थे अब तो भूल भी गई मैं ना, लगभग 100 क्वेश्चंस थे ना। 100 में से 70 से 80 या मतलब 70 to 80% क्वेश्चन मैच किए थे क्लासेस से। तो प्रेरणा ने उसका खोज खोज के मुझे वीडियो फोटो भेजा है। जस्ट मुझे वीडियो बनाना था लेकिन अभी तक बनाया नहीं मैंने। चलिएगा, आरटीजीएस का टाइम कितना है? ये आपका हो जाएगा मिनिमम आपका 2 लाख। 2 लाख रुपया पॉकेट में है तभी आरटीजीएस के बारे में सोचना। मैम हमारे पॉकेट में तो 1 रुपया है ना, चवन्नी अठन्नी तो होता नहीं है ट्रांसफर, उसका तो जमाना खत्म हो गया। अगर आपके पॉकेट में 1 रुपया है तो आप जाके एनईएफटी कर लो, लेकिन अगर पॉकेट में 2 लाख है तभी आप आरटीजीएस कर सकते हो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिएगा आगे बात करते हैं। आईएमएफ, आईएमएफ भी आपका आईबीआरडी के साथ एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन ये अपना काम कब शुरू किया ये भी देखो, इसका भी ऑपरेशन पूछ रहा है। अपने को ऑपरेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कब कब अपना ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो अपना काम करना कब शुरू किया। एक होता है भूमि पूजन, है ना, एक होता है ना गृह प्रवेश, उसके बाद हम लोग रहना शुरू करते हैं। तो वैसे ही आपका संस्था का भी होता है। एक होता है एस्टैब्लिशमेंट ईयर, जब भूमि पूजन हो गया, और जब रहना शुरू करोगे तो उसको बोलते हैं क्या, कि आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या कमेंसमेंट ऑफ आपका वर्क। तो इसका हो जाएगा 47। ठीक है, लेकिन 47 में भी आपके पास 2 डेट आ गया, तो अगेन फंस गए यहाँ पर। एग्जैक्टली डेट भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका मार्च। ठीक है ना, मार्च। नहीं नहीं नहीं, अप्रैल नहीं है, अप्रैल नहीं है, 1 मार्च है। ठीक है, 1 मार्च है। 4 इज द करेक्ट आंसर। किसी का भी सही दिख नहीं रहा है। चलिएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1947। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल खत्म हो गया क्या? क्या आगे आएगा? अब तो खाली बीएसटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप पावर जो है वो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबऑर्डिनेट्स इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट, यानी कि हमने अपना जो पावर है वो सबऑर्डिनेट के हाथ में दे दिया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि पावर मेरे हाथ में है तो सबऑर्डिनेट का पावर कम हो गया,
और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि मैंने उनको पावर दे दिया, तो उनका इंपॉर्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, ये काफी अच्छा है कि फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस। देखो आपका जो फैक्चुअल वाला एरिया है ना, जो आपका फैक्चुअल वाला एरिया है वो लैक कर रहा है। आपके दो क्वेश्चन आए, आईएमएफ का और आपका आईबीआरडी का, और ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन सबके रॉन्ग हुए, ऑलमोस्ट 90% के क्वेश्चन रॉन्ग हुए, मतलब कि फैक्चुअल वाले एरिया पे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ये सबसे पहला था जिसने आपका म्यूचुअल फंड जो वो स्टार्ट किया था 1963 में। चलिएगा, फंक्शनल फोरमैनशिप इज डेवलप्ड बाय, चलिएगा। हाँ जी, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शनल फॉर्मेनशिप के बारे में बात हो रही है। तो ये किसने दिया था, ये टेलर साहब ने दिया था, ठीक है ना, ये किसने दिया था, आपका टेलर साहब ने दिया था, बी इज द करेक्ट आंसर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजन लेते हैं, डिविडेंड, फाइनेंशियल और आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म को ही हम लोग जानते हैं कैपिटल बजटिंग के नाम से, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग एनपीवी पढ़ते हैं, इसके अंदर आईआरआर पढ़ते हैं, पीआई पढ़ते हैं। कल ही आरपीएससी वाले बैच में पढ़ा रही थी कैपिटल बजटिंग, ठीक है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन हेड वन प्लान, ये क्या दिखाता है, मेरे को लग रहा है कि 70 में तो 60 आप लोग स्कोर कर सकते हो। अभी तक मैंने 52 क्वेश्चन लिए, आराम से 45 सबका सही है, 70 में 60 स्कोर करने वाला पेपर है ये तो। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वन हेड वन प्लान का मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड, कि मेरे सर के ऊपर, सॉरी वन हेड वन प्लान है ना, हाँ वन हेड वन प्लान है ना, एक सेकेंड, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक से क्वेश्चन को देखिए एक बार। वन हेड वन प्लान है, नहीं नहीं यहाँ पे, हाँ मैंने भी ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में, यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज के बारे में बात हो रही, ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज का मतलब क्या, जितने भी हैं सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ये बात हो रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। जितने भी आपके एम्प्लॉय है या जितने भी आपके स्टाफ है वो सबका एक गोल होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहेगा तभी वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज लिखा था, ये जो वर्ड है ना, ये मेरे को रिमाइंडर डाला कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो, ठीक है, यस। और वन हेड वन प्लान है, प्लान, ठीक है, वन हेड वन कमांड में यूनिटी ऑफ कमांड होता है।
चलिएगा नेक्स्ट, मैक्सिमम पीरियड फॉर कमर्शियल पेपर। हाँ इजी क्वेश्चन है। कमर्शियल पेपर याद करो, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में आता है। यस ये क्या हो जाएगा आपका 12 मंथ। कोई भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसका मैक्सिमम पीरियड हमेशा ही 12 मंथ होगा। 12 मंथ से ऊपर आपका हो ही नहीं सकता है, चाहे कमर्शियल पेपर हो, ट्रेजरी बिल हो, या फिर आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, ये सब। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, आफ्टर टैक्स पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, आराम से बताओ। अगर हो सके तो फॉर्मूला मेरे को बता दो, डेट का फॉर्मूला क्या होगा। सोलह क्वेश्चन और है, कर लेंगे ना। चलिएगा, नीरज शुक्ला जी कितना सही हो रहा है। यहां पर देखो, आफ्टर आफ्टर टैक्स अगर हम लोग बात करेंगे तो डेट का क्या होता है, इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट माइनस 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा, टैक्स रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट है 10% और 1 माइनस हो जाएगा 30%। तो 10 को हम लोग 0/0.10 लिख सकते हैं, 10, और इसको क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.7। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7% ही आंसर आएगा ना। शुभम बिल्कुल कुछ नहीं करना था इसमें, आफ्टर टैक्स बोलने से 1 माइनस टैक्स रेट कर देना है, बस यही अपने को ध्यान में रखना है। तो 7% इज द करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट फंक्शन क्लोजली रिलेटेड है, ये सेम क्वेश्चन केवीएस का है, ये सेम क्वेश्चन केवीएस का है, वो भी 2023 का ही क्वेश्चन है। 2023 में केवीएस और ईएमआरएस ने आपस में मिलाकर ये क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। सॉल्व कीजिए। यस, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हमेशा क्लोज रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जहां पे प्लानिंग का एंड पॉइंट कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग का स्टार्टिंग पॉइंट फिर से प्लानिंग। तो प्लान किया, मॉनिटर किया, कंट्रोल किया, गैप मिला तो फिर से प्लान किया, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। डबल एंट्री सिस्टम के पप्पा कौन है और वो कहाँ इंट्रोड्यूस है, पप्पा नहीं पूछ रहा है, इंट्रोड्यूस्ड कहाँ किया गया आपसे ये पूछ रहा है ना, इंट्रोड्यूस्ड कहाँ किया गया आपसे ये पूछ रहा है। इसका ऑफिशियल पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप लोग इस पेपर को फिर से एक बार सॉल्व करना, जिसमें कि आंसर नहीं रहेगा, वो पेपर में आपको कंप्लीट जनरल पेपर भी उसमें होगा, वो शेयर कर दूंगी। यस, इटली 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 के रहने वाले थे कौन, लूका पैसियोली भाई साहब, ये हमारे पप्पा हैं, बोले तो कॉमर्स के अकाउंटिंग के पप्पा हैं। चलिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये तो मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन तो लग रहा पेटेंट है ना, पीजीटी वालों ने अपना पेटेंट करवा के रखा है कि पीजीटी लेवल पर एग्जाम होगा तो हम ये क्वेश्चन को पूछेंगे, तो पेटेंट क्वेश्चन घोषित कर देना होगा। चलो आंसर बताओ।
चलिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। देख लीजिए कहां पर मैच कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये उसी को दाएं बाएं करके देख लेना। रजिस्ट्रेशन जो है किसका कंपलसरी है, यस, रजिस्ट्रेशन एलएलपी का, जनरल पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एट विल का, या फिर इसका। तो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है क्योंकि उसमें आपको पार्टनरशिप और कंपनी दोनों का गुण देखने को मिलता है, ये हाइब्रिड है। तो एलएलपी का एक्ट होता है एक्ट 2008, और ये कंपलसरी है कि रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा बैरियर है देखिए तो जरा, कम्युनिकेशन का कौन सा बैरियर है, अच्छा न्यूमेरिकल खत्म हो गया, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है अब तो, अब तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, खत्म हो गया। अच्छा एक सेकेंड, चलो आंसर करो। स्टेटस कम अंडर द विच टाइप ऑफ बैरियर, तो ये बात हो गया ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के बारे में, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा आपका, नहीं, टाइप्स ऑफ बैरियर ऑफ स्टेटस, स्टेटस के बारे में बात हो रहा है, स्टेटस के बारे में बात हो रहा है, ये सिमेंटिक नहीं होगा, ये सिमेंटिक नहीं होगा, ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होगा। साइकोलॉजी बैरियर भी नहीं होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर में परसेप्शन, एटीट्यूड, बिलीफ, ये सब आता है। पर्सनल बैरियर भी आपका नहीं होगा, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल होगा, ठीक है। वन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा कौन सा पेयर करेक्टली मैच है जरा बताइएगा, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है जरा बताइएगा। यस, यहाँ पे बात हो रही है प्रमोशन के बारे में, तो प्रमोशन डज नॉट इन्वॉल्व हायर पोजीशन, स्टेटस नॉट यहाँ पर बोल रहा है तो ये गलत है। ऑटोक्रेटिक में इनहैंस मोटिवेशन, ऑटोक्रेटिक में मोटिवेशन थोड़ी करते हैं। जॉब फीडबैक इंटरव्यू में कंडक्ट द एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉय लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, इन जॉब इनरिचमेंट होगा। जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है, किस तरीके से हम लोग एम्प्लॉय के पोटेंशियल को और ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में बात होता है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट। कौन सा आपका लिमिटेशन नहीं है, नॉट लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेशन है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेशन है। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव अगर मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, लक्ष्मी जी सीधे आ रही है उनके पास। जब लक्ष्मी जी सीधे आ रही है, कोई शेयर करने वाला है नहीं, कोई पार्टनर है नहीं कि लक्ष्मी जी को बांटना पड़ेगा, तो ये उसका लिमिटेशन नहीं है। बाकी आपका रिसोर्सेस लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड होता है, उसके बाद अनसर्टेन होता है, तो यहाँ पर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिएगा आंसर कीजिएगा।
यस, यहाँ पे कोऑपरेटिव में आपकी जो लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी या सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंट्रोल या इक्वालिटी इन द वोटिंग स्टेटस, तो इसका लिमिटेशन है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल। आप इसको इक्विटी इन वोटिंग स्टेटस कैसे बोल सकते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी जो होता है ये लिमिटेशन नहीं होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेशन होता है, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट इस पर नजर भी बना के रखती है, तो ये एक लिमिटेशन इसका है, गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पर देखने को मिलता है। चलिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कौन सा नहीं होता है? हाँ, इसका एक्ट 1912, 1912 एक्ट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में कौन सा नहीं है? यस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, इंडेमनिटी होता है, एटमोस्ट गुड फेट होता है। ये आपका असिस्टेंट कैपिटल इंफॉर्मेशन का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं। चलिएगा, अगेन इंश्योरेंस से एक और बैक टू बैक क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है, रिस्क शेयरिंग है, प्रोवाइडिंग फाइनेंस है या प्रोवाइडिंग अनसर्टेनिटी है? काफी अच्छा दिया हुआ है ऑप्शन इसमें। इंश्योरेंस में पैसा तो आपको नहीं मिलता है ना, प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी है, ये ठीक है ना। आपका जो अनसर्टेन है कि कभी भी हेल्थ इश्यूज होगा तो एक मोटा पैसा चल जाएगा, तो वो अनसर्टेनिटी को क्या करता है, सर्टेनिटी हमको प्रोवाइड करता है, तो ये फोर तो ठीक है। प्रोटेक्शन भी हमको देता है, रिस्क भी मेरा शेयर करता है, फाइनेंशियल रिस्क को मेरा शेयर करता है। लेकिन पैसा जब मांगोगे इंश्योरेंस कंपनी से तो फाइनेंस का सुविधा तो आपको नहीं देगा ना, ये आपका फाइनेंशियल रिस्क को कवर करता है, फाइनेंशियल सुविधा नहीं देगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, मेजर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस। प्रिंसिपल की बारे में बात हो रहा है ना, क्या नाम है, नाजमा। प्रिंसिपल में कौन सा प्रिंसिपल? असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो प्रिंसिपल नहीं है ना। प्रिंसिपल तो अपना इंश्योरेबल, प्रॉक्सिमिटी कॉज, इंडेमिनिटी, अटमोस्ट गुड फेट, सबरोगेशन, यही प्रिंसिपल है ना। असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन प्रिंसिपल तो नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एक बार, टोटल 7 प्रिंसिपल होते हैं, 7 में ये तो नहीं होता है। चलिएगा, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर क्या हो जाएगा, बर्डन ऑन द कंज्यूमर। क्या हो जाएगा, बर्डन ऑन द कंज्यूमर। कौन सा मेजर आर्ग्यूमेंट है रिगार्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो बर्डन ऑन द कंज्यूमर। चलिए आगे बात करते हैं, बिजनेस में कौन सा नहीं है? चलिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा कि आपका बिजनेस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो प्रॉफिट मोटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क, टेरिटी एंड डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें कौन सा नहीं होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है, रिटर्न सर्टेन नहीं होता है ना। रिटर्न जो है ये इसका सर्टेन नहीं होता है, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
चलिएगा, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सब मेरिट ऑफ गुड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। गुड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में क्या होता है? अब ये किसके बारे में बात हो रही है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप जरा देखो कि किसके बारे में बात हो रही है, कि कन्वेनियंट है और कंटिन्यूअस सोर्सेस ऑफ फंड है, या नीड टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स। क्या होगा इसका आंसर? चलिएगा, हाँ जी, तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? ये सारे जो फीचर्स है, ये आपको किसके फीचर्स दिख रहे हैं, आपको ये देखना है। नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बस ये देखना है कि किसका फीचर्स ये आपको दिया। ये ट्रेड क्रेडिट का है। ट्रेड क्रेडिट जो होता है ना, ये सबसे कन्वीनियंट होता है, क्योंकि यहाँ पर कोलेट्रल आपको नहीं रखना पड़ता, आपने गए, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, आके आप गए, माल ले लिया और बोला कि भाई हम जो है ना अगले महीने तुमको पैसा दे देंगे। यही होता है ट्रेड क्रेडिट, कि माल आप उधार पे ले रहे हो। तो ये आपका सेल्स को प्रमोट भी करता है, बहुत ईजी है, कन्वीनियंट है, कोई कोलेट्रल वगैरह रखने की जरूरत नहीं होती है। और यही जो आपका लिखा है ना, डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट्स, इसका मतलब यही होता है कि कोई कोलेट्रल आपको रखने की जरूरत नहीं होती है। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट। दो एनुअल मीटिंग के बीच में गैप कितना से अधिक का नहीं होता है? यूपी का क्वेश्चन है ना? ये भी किसका क्वेश्चन है? ये भी आपका यूपी टीजीटी या पीजीटी किसी एक का क्वेश्चन है। मैंने जब पीवाईक्यू सॉल्व करवाया था, तो मुझे याद है जब मैंने 3 आवर का सेशन लिया था, देखना वहां पर ये क्वेश्चन आपका है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं। पहला मीटिंग आपका 6 महीने के अंदर होना चाहिए। चलिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 15 मंथ इज द करेक्ट आंसर। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? बीच में से कुछ क्वेश्चंस मेरे मिसिंग थे क्या पीपीटी में? बीच में से कुछ क्वेश्चंस मिसिंग थे क्या? एक बार मुझे बताना तो। सीरियल नंबर 70 ही क्वेश्चन एग्जाम में होता है, ये 80 कैसे जा रहा है? चलिएगा, आंसर कीजिएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब कि सुपरवाइजर के अंदर कितने आपके नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। चाहे नैरो है, कम होंगे तो नैरो, ज्यादा होगा तो वाइडर। चलिएगा, आगे बात करते हैं। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कब आपका सेटअप किया गया था? फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? चलिएगा, तो ये आपका हुआ था एशिया का, ये है आपका मुंबई में हुआ था, जो कि आपका बीएससी है। और ये किसका क्वेश्चन है? ये किसी और भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो मुंबई बीएससी स्टॉक एक्सचेंज 1875 सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। चलिएगा 71, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। और भी 10 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। बीच में ना कहीं से कुछ छूटा है अपना, कहाँ से छूटा है मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है।
अच्छा 11, 12, 12 के बाद 23 था, 12 के बाद 23 था, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अभी और है इसका मतलब। चलिएगा, कंपनी सेक्रेटरी जो अपॉइंट होती है वो आपकी किसके द्वारा होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी सेक्रेटरी जो होती है अपॉइंट होती है, यानी कि कंपनी एक्ट आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी एक्ट आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां पर आप किसको बोलोगे, गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलोगे, कल कोई पेपर में प्रोवाइड करूंगी शुभम श्रीवास्तव आपको, गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलोगे, यस, जिस कंपनी के पास 51% से अधिक का शेयर होना चाहिए वही गवर्नमेंट कंपनी होगी, चाहे वो आपका स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो। अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप कैसा हो सकता है, इंग्लिश वाला जो एरिया है ना उस पर आप लोग काम कीजिए। ईएमआरएस का पेपर सबसे इजीएस्ट पेपर मेरे को अभी तक दिखा, क्योंकि मतलब बहुत ही रेगुलर वाले क्वेश्चंस पूछे गए, तो हमेशा हम लोग पढ़ते रहते हैं, घुमा कर कुछ नहीं पूछा है इसमें, सीधा सीधा क्वेश्चन है। पार्टनरशिप ओरल भी होता है रिटर्न भी होता है ना, आइदर ओरल और आइदर रिटर्न दोनों हो सकता है, 2 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है स्कोप ऑफ कंपनीज की एक्टिविटीज में कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स में आपका कंपनी का स्कोप ऑफ जगह एक्टिविटीज जो होता है वो डिफाइन होता है। यस, एओए में या एमओए में, किस में होता है, यस, नहीं स्कोप ऑफ कंपनी एक्टिविटीज है, कंपनी की एक्टिविटीज स्कोप है, कंपनी क्या क्या कर सकती है, ये एमओए में होता है। नहीं नहीं, सबके आंसर अलग दे रहे हैं। अरे बहुत इजी है, क्वालिफाइंग पेपर थोड़ी इतना टफ होता है भैया, आप लोग मतलब क्वालिफाइंग पेपर को इतना हवा बना के रखे हो, क्वालिफाइंग पेपर में दम होता है क्या, थोड़ा सा टाइम दोगे, हाँ बिल्कुल ही टाइम नहीं दोगे तब तो फेल किसी भी पेपर में हो जाओ, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना उसको। यूपीएससी का क्वालिफाइंग में भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। चलिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा एमओए, एमओए में स्कोप ऑफ एक्टिविटीज होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एओए में रूल रेगुलेशंस होता है, इंटरनल रिपोर्ट होता है। नीड हिरार्की थ्योरी किसने दिया और कब दिया, नीड हायरार्की थ्योरी किसने दिया और कब दिया, तो ये दिया टेलर साहब ने, क्या नहीं, ये दिया मास्लो साहब, है ना, अब्राहम मास्लो साहब ने दिया। चलिएगा, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी कौन हो जाएगा, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी कौन इलेक्ट करेगा, यस, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो होगा या इलेक्शन इलेक्टेड बाई जो होगा वो शेयर होल्डर के द्वारा, किसके द्वारा होगा, शेयर होल्डर के द्वारा। कंपनी एक्ट के क्वेश्चन अच्छे खासे दिख रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन दिख गया। ग्रेफेवाइन कम्युनिकेशन का 2 क्वेश्चन दिख गया। ग्रेफेवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, यस, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही हम लोग ग्रेफेवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट, which of the following is not a type of study in the scientific management, साइंटिफिक मैनेजमेंट में मेथड होता है, मोशन होता है, टाइम होता है, लेकिन रिसर्च स्टडी जो होता है वो आपका नहीं होता है। 78 नंबर, चलिएगा 79, और बस 2 क्वेश्चन बचा है, और बस आपका 2 क्वेश्चन बचा है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर हर हफ्ता एक हम लोग कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लेंगे
तो हमारा तो ऐसे ही बल्ले बल्ले हो जाएगा। पहली बार सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, एक बार और जब सॉल्व करेंगे तो फास्ट फॉरवर्ड रैपिड फायर मोड में हो जाएगा। और अगर एक प्रीवियस ईयर को 2 बार सॉल्व कर लिया तो हमारा काम बन जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो मेंबर होते हैं वो आपके, पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 7 मेंबर। चलिएगा एक और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बचा हुआ उसको देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन जो कि मैं ऑलवेज आपको देती हूँ कि ये वाला मौका मत छोड़िएगा, है ना। ये जो आपका महापैक जो आपको मिल रहा है 209 में, और यही आज आखिरी डेट है, फालतू का पैसा लगा क्योंकि मतलब 3 साल बहुत होता है। 3 साल अगर मान लीजिए कि आप 3 साल का कोर्स ले लेते हैं, 3 साल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मान लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप होगा, एग्जाम निकलेगा, फॉर्म भरोगे, जैसे कि एचपीएससी में पीटी होगा, मेंस होगा, इसमें आपका एचपीएससी भी इंक्लूड होगा। अच्छा मैंने बताया नहीं ना, इसमें एचपीएससी भी इंक्लूड है, ऊपर से एचपीएससी का पीटी भी इंक्लूड है और एचपीएससी का मेंस भी। तो मेन सब्जेक्टिव्स होता है वो भी मैं तैयारी कराती हूँ आपको, और जबरदस्त तैयारी होती है एचपीएससी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो है, बस आज ही लास्ट डेट है, इसीलिए बार बार आपको बता दे रही हूँ कि छूटे ना आपसे। और व्हाट्सएप का नंबर तो मेरा है ही, उस पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल, 70 सवाल है ना, आज का आखिरी सवाल। चलिएगा यहां पर आंसर क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग होता है पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कितने बार करने की जरूरत होती? नहीं नहीं नहीं, ये भी मैंने करवाया था। ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना कंपनी एक्ट वाले, ये सारे क्वेश्चन यूपी में आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन 4 बार, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग कम से कम 1 साल में 4 बार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। और आपका 2 मीटिंग के बीच में कितना का गैप होता है ये भी पूछता है, तो 120 डेज का। मैं देखती हूँ एक दिन ना मैं कंपनी एक्ट आपको पढ़ा दूंगी ताकि जितने भी ऐसे क्वेश्चन है वो आपसे बन जाए। ठीक है, तो 120 डेज से अधिक का गैप 2 मीटिंग के बीच में नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड। चलिएगा तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। पूरे 70 के 70 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, और जो शुरू से लेकर लास्ट तक बैठा है उसको अपना लेवल समझ में आ गया होगा कि आज के डेट में आप कितना प्रिपेयर हो एग्जाम के लिए। 2023 का पेपर है तो बहुत पुराना पेपर भी है नहीं, लेवल भी आपको समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में कॉमर्स बाई प्रियंका मैम लिख देंगे सभी लोग, हैशटैग कोई गैप नहीं कॉमर्स बाई प्रियंका मैम। जैसे आप लिखोगे मेरे सारे वीडियो ओपन होंगे, जिसका जो भी चैप्टर छूटा है देख लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और अपना स्कोर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है, अपना स्कोर, अपना नेम लिख दीजिएगा ताकि मैं आपका थोड़ा सा देख पाऊँ मार्क्स कितना आप लोग स्कोर कर रहे हो। अपना बैच का नाम लिख दीजिएगा, जो बैच में है बैच लिखिएगा, जो बैच में नहीं है वो फ्री क्लास लिख दीजिए, और साथ में अपना स्कोर, ताकि मैं देखूं कि मुझे किस लेवल पर आपके ऊपर मेहनत करनी। ठीक है, मुझे भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना आपके ऊपर ताकि आपका एग्जाम निकले। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और टेलीग्राम पर आपको इसका ऑफिशियल पेपर मिल जाएगा, ठीक है, जो कंप्लीट आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और मजा आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में बता कि आज के 70 क्वेश्चन सॉल्व करके पूरा पेपर मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, टेक केयर।